अलैकुम नाज़रीन, खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। खुसूसी ट्रांसमिशन है मिनी बजट से मुताल्लिक। जो बजट तो मिनी है लेकिन तूफ़ान एक बड़ा आ रहा है, और इस तूफ़ान में क्या इस बात का इदराक हुकूमत को है या नहीं, क्योंकि ऐसे हालात में जब मुल्क में महंगाई आसमान को छू रही है और वफाकी बजट को पेश हुए 6 माह गुजरे हैं, हुकूमत एक और मिनी बजट लाने की तैयारी में है। ज़राए तो ये बता रहे हैं कि मिनी बजट IMF के दबाव का नतीजा है, जिसके तहत मुख्तलिफ अशिया पर हुकूमत की जानिब से दी गई 350 अरब रुपए की सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी, जिसका मतलब साफ है कि जिन जिन अशिया पर सब्सिडी ख़त्म होगी उनकी कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी। यानी ये मिनी बजट महंगाई का नया तूफ़ान बर्पा करने वाला है, जिसका असर मोबाइल फ़ोन, स्टेशनरी के साथ पैक फूड आइटम्स पर भी पड़ेगा। लेकिन इस सब से बावजूद हुकूमती वज़रा इसे मुआशी बेहतरी की अलामत करार दे रहे हैं। ऐसा ही एक बयान अब से कुछ देर पहले शेख रशीद साहब ने दिया और मिनी बजट को डॉलर की कदर को कंट्रोल करने की कोशिश करार दिया। तो ये सूरत हाल है कि क्या कुछ इस मिनी बजट में हो सकता है। अब देखते हैं कि कल जब मिनी बजट पेश किया जाएगा पार्लियामान में तो वो जो चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन IMF के साथ अब बाकायदा जो बातचीत हुई उसमें टैक्स इस्तिस्ना जो दिया गया था, जिसे सब्सिडी भी आप कह सकते हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। लेकिन साथ ही साथ 900 अरब रुपए का जो तरक्याती बजट रखा गया था उसमें कट लगाया गया है। वो अब बजट जो है वो 700 अरब रुपया हो गया, यानी कि उसमें भी 200 अरब रुपए का कट हो गया है। इस मिनी बजट में ये भी हुकूमत दावा कर रही है कि किसी तरह के नए टैक्सेस नहीं लगाए जा रहे, लेकिन जो टैक्स छूट थी वो दोबारा से अब टैक्सेस की सूरत में आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि टैक्स में इजाफा होगा। एक तरफ तो हुकूमत ये बात कर रही है कि हुकूमत की आमदन में इजाफा होगा, जो टैक्स रेवेन्यू का हदफ रखा गया है, जो रेवेन्यू का हदफ है वो अचीव, बल्कि उससे ज़्यादा हम आगे चले जाएंगे। तो एक जाने तो माशी बेहतरी के मामलात है, क्योंकि ये भी हुकूमत दावा करती है कि जितने भी आज तक IMF के साथ प्रोग्राम है उन प्रोग्राम पर अमल ही पूरी तरह से नहीं हुआ। जो हम सख्त जो है गोली एक लेते तो हैं, लेकिन वो पूरी तरह से अपनी डोज मुकम्मल ही नहीं करते हैं। अगर वो की होती तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आपके वक्त का। और अमीर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर अब्बास आपका भी बहुत शुक्रिया। सर, मिनी बजट को अवाम दुश्मन हमेशा से यह कहा गया, बल्कि बजट भी अवाम के लिए तो एक ख़तरा ही होता है। लेकिन बहरहाल जो 6 माह के बाद एक और बजट लाया जाए और वो भी बजट IMF के कहने पर लाया जाए शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, तो उसमें अवाम के लिए तो बस डरने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत है, या फिर अवाम जो है उस पर जो वज़रा कह रहे हैं कि वो बोझ नहीं पड़ेगा, सूरत हाल बेहतर ही रहेगी, जो कुछ होना था वो हो चुका है। पहले तो ये है कि ये इस बजट पर के नतीजे में पाकिस्तान में महंगाई में इजाफा होगा, नंबर 1। नंबर 2 गुराफा होगा। नंबर 3 मईशत की शरह-नमू सुस्त होगी, जिसकी वजह से रोज़गार के ज़्यादा मौक़े मैसर नहीं आएंगे, क्योंकि आप तरक्याती अखराजात में भी कटौती कर रहे हैं। तो बुनियादी जो चीज़ है वो ये है कि आप ये गलत कह रहे हैं कि ये IMF की शर्त है। मैं पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, अगर आप इनकम टैक्स की चोरी रोकें तो भी जो IMF इंसिस्ट नहीं करता। आपने उनके साथ मामलात तय किए हैं, और मामलात ये तय किया कि हम हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाने के लिए तैयार नहीं हैं, हम मईशत को दस्तावेजी बनाने के लिए तैयार नहीं हैं, और जो अल्टरनेट मौजूद है कि ज़िमनी बजट ना आए उसका मुतबादिल मौजूद है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है, वो भी हम नहीं लाना चाहते, क्योंकि इससे अशराफिया के मुफादात मुतासर होते हैं या माफिया के मुफादात। इसलिए ये मामला तय किया गया है। तो पहले तो बुनियादी सवाल ये था कि ये IMF की शर्त कहना बंद कर दें। इमरान खान साहब कह चुके हैं कि मैं 10,000 अरब रुपया इकट्ठा करके दिखाऊंगा। उससे पहले उन्होंने कहा था मैं 8,000 अरब रुपया इकट्ठा करूंगा। तो ये मिनी बजट लाने के बाद आप 6,100 अरब रुपया इकट्ठा कर रहे हैं, जिसमें 5,000 अरब रुपया चोरी है इनकम टैक्स की, और आप इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा रहे हैं। मगर जो अहम चीज़ है वो ये है कि मुतबादिल एक मौजूद है। अगर आप ये एमनेस्टी लाए थे 2019 में, तो उसमें कानून बनाया गया था, और वो कानून एडवर्टाइज भी किया गया था FBI की तरफ से कि FBI को ये इख्तियार हासिल है कि मुल्क के अंदर जो असासे नाजायज़ हैं, जिनसे एमनेस्टी में फ़ायदा नहीं उठाया, जिसकी तफसीलात हुकूमत के पास हैं, जिसकी तफसीलात इमरान खान साहब ने कहा था हमारे पास हैं और हम क्रैक डाउन करेंगे, उससे 900 अरब रुपया
वसूल हो सकता था बिला किसी शुबे के, लेकिन हुकूमत कानून तोड़ रही है और उस पर अमल नहीं कर रही। वो कानून ये था कि जो मिसाल के तौर पर एक आदमी ने 1 करोड़ रुपया कौमी बचत स्कीम में जमा कराया, उसने इनकम टैक्स में डिक्लेयर नहीं किया, यानी उस पर आमदनी इनकम टैक्स नहीं दिया, तो कानून ये था कि वो जो है उस पर वो टैक्स वसूल करेंगे या असासे जब्त कर लेंगे। यानी एफबीआर को सिर्फ एक 2 लाइन का खत लिखना था कि जनाब ये 1 करोड़ रुपया आपने जमा कराया हुआ है, ये तो इनकम टैक्स में डिक्लेयर नहीं है, आपने एमनेस्टी से भी फ़ायदा नहीं उठाया, अब हम इस पर टैक्स लेंगे, जब तक आप टैक्स नहीं देते आप ना इसको कैश करा सकते हैं, ना आप इसको प्रॉफिट मिलेगा, एक्रू होता रहेगा, लेकिन हम आपको देंगे नहीं। ये कानून मौजूद है, उस कानून से दानिस्ता इनहराफ किया जा रहा है। और प्राइम मिनिस्टर ने कहा था हम क्रैक डाउन करेंगे, वो भी नहीं किया। तो अगर ये 900 अरब रुपया लाजमी वसूल हो सकते हैं जो असासे हैं नाजायज़, और जिनकी तफसीलात हुकूमत के पास हैं, कानून मौजूद है, वो क्यों नहीं कर रहे? पहले तो ये हमें कौम को बताया जाए, इसलिए कि हमारे वज़ीर साहब ने अभी ये कहा है कि जी कोई मुतबादिल है तो बता दें। तो मैं तो मुतबादिल ये बता रहा हूँ जो कानून के मुताबिक करना है, और अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि आप कानून तोड़ के अशराफिया की मदद कर रहे हैं और चोरों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये कौम को जवाब देना होगा, अब नहीं तो बाद में देना होगा। दूसरी बड़ी अहम तरीन बात यह है कि आपको ज़िमनी बजट जिस पेश कर रहे हैं तो एक बहुत ही मज़ाहिया सूरत हाल पैदा हो गई है। वो बहुत ही मज़ाहिया सूरत यह है कि हमने कौमी सलामती पॉलिसी बनाई है। तो कौमी सलामती पॉलिसी तो उस चीज़ के ऊपर है कि आवाम को ताकतवर बनाना है, आवाम को रिलीफ देना है, आवाम की हालत बेहतर बनाना है, कर्ज़ों पर इन्हिसार कम करना है, ताकि सलामती, कौमी सलामती और जो है कौमी मईशत ये लाजिम मलजूम है। ये कोई नई बात नहीं है। जब तो उससे सारी दुनिया ने ये मान लिया था कि जी जब तक मईशत मजबूत ना हो, आम आदमी की हालत बेहतर ना हो, तो जो है वो सलामती को ख़तरात होते हैं। अगर आप बेतहाशा कर्जे ले रहे हैं और फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी डेट लिमिटेशन एक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, बजट खसारा कर रहे हैं, तो फिर आप वो कौमी सलामती का दावा आप कैसे कर सकते हैं? इसलिए कि आप तो आवाम पे बोझ डाल रहे हैं। अगर ये दोनों चीज़ें साथ आ रही हैं तो ये तो एक बहुत बड़ा इम्तहान है हमारी पार्लियामेंटेरियंस का कि कौमी सलामती की जो पॉलिसी है उसका नुक्ता नज़र ये है बुनियादी कि माशी तरक्की होगी, शरह नमू नहीं। और माशी तरक्की का मतलब ये है कि महंगाई कम होगी, आवाम को इंसाफ मिलेगा, पीने का साफ़ पानी मिलेगा, तालीम की सहूलियात मैसर होंगी, सेहत की सहूलियात मैसर होंगी। तो अगर मेरे मुल्क में 23 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे और आइन ये कहता है 25A के लाजमी और मुफ्त तालीम देना हुकूमत रियासत की जिम्मेदारी है, और 111(4) भी आप ले रहे हैं, इनकम कर्जे भी ले रहे हैं, बजट खसारा भी बढ़ा रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बढ़ा रहे हैं, तरसीलात पर इन्हिसार बढ़ा रहे हैं, बरामदात पर नहीं कर रहे, तो पूरी जो रीस्ट्रक्चरिंग थी, यानी 10 नुकाती जो एजेंडा था, अगर उस पर अमल नहीं करते, कई हज़ार अरब रुपया चोरी का पैसा प्रॉपर्टी में लगा हुआ है, उनको आप एमनेस्टी देते चले जाते हैं। तो ज़िमनी बजट और कौमी सलामती पॉलिसी ये एक दूसरे की ज़िद हैं। तो मुझे ये देखना है कि हमारी काबीना और हमारे जो मेम्बरान पार्लियामेंट हैं, चाहे अपोजिशन के हो, ख़ास तौर से जो इत्तेहादी हैं और जो PTI के हैं, उनको अपने ज़मीर पर ये जवाब देना होगा कि क्या ये मुतसादिम नहीं है। और तीसरी जो मज़ा के साथ बात हो रही है वो स्टेट बैंक एक्ट है। शौकत तरीन साहब ने ये कहा कि जो ड्राफ्ट दिया गया था उसमें कुछ शिकें जो थी आइन की मुतसादिम थी, तो वो किसने अप्रूव किया था? गवर्नर, स्टेट बैंक तो उसमें शामिल थे। तो वो उन्होंने आइन से मुतसादिम जो दिया था उसका एहतसाब कौन करेगा और कब होगा? दूसरी ये कि जो स्टेट बैंक ने जो जुल्म किए हैं वो 2 किए हैं। एक तो ये कि उन्होंने मईशत से खिलवाड़ करने के लिए शरह सूद को बेतहाशा पहले बढ़ाया, फिर बेतहाशा गिराया, और ये कहा जी दुनिया में सबसे ज़्यादा कमी हमने की है, ये मार्च से जून 2020। आज जो सारी तबाही बर्बादी है वो इसी वजह से है। दूसरे 1-2 जुमले में कंप्लीट कर रहा हूँ कि जून में जो मुज़ाकरात होने थे IMF से, वो हमने मुलतवी किए अक्टूबर तक। ये 2 या 3 दिन का काम था, उसको नवंबर तक ले गए, क्योंकि हम अशराफिया को फ़ायदा पहुंचाना चाहते थे सस्ती शरह सूद से, जो IMF को नहीं था। उसका नतीजा क्या हुआ? 11 अरब डॉलर हमारा गिर चुका है अब तक स्टॉक एक्सचेंज। नंबर 1, हमारा तिजारती खसारा 6 अरब डॉलर हुआ, जो दुगना हो गया। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 7 अरब हो गया। ये इस फैसले पर हुआ कि आप अशराफिया को नवाजने के लिए आपने IMF से मामलात जून के बजाय नवंबर तक ले गए। तो ये सारे वो सवालात हैं। बिल्कुल, ये बड़े अहम सवालात जो आपने बड़ी तफसील के साथ
शाहिद हसन सिद्दीकी साहब बात की। और मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से तो जब से नए गवर्नर स्टेट बैंक आए हैं रोज़ नई एक चीज़ होती है कि जिस तरह आपने बात की है, मॉनेटरी पॉलिसी ने जितनी शायद तबाही की है वो फिस्कल पॉलिसी या बाकी मामलात उस तरह से नहीं हुए हैं और उसी से पूरे का पूरा जो है मुआशी सूरत हाल वो बिगड़ी भी है। अमीर अब्बास साहब, मिनी बजट आ रहा है, बजट से तो वैसे एक बजट एक लफ्ज़ है, बट डरावना सा लफ्ज़ है कि बजट। जनाब, हम जून में जब बजट की बात करते हैं तो लगता है गरीब आदमी डर जाता है कि ये बजट आ गया है। तनख्वाहदार तबका जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा होता है और जो ज़बरदस्ती उससे टैक्स वसूल कर लिया गया होता है, वो पहले ही उस वक्त डर जाता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। लेकिन ये मिनी बजट और उसके बाद उससे पहले हुकूमत के, मेरा रात को मैं ये सोच रहा था, ये इतना मुश्किल मामला है। हुकूमत कहती है हम मुश्किल फ़ैसले मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। जिस किस्म की तबाही, मुल्क दिवालिया होने की पोजीशन में आ गया था 3 साल पहले, हमें ये सख्त फ़ैसले करना पड़ रहे हैं। हुकूमत भी तो चाहती है वो एक आसान फ़ैसले करे, उनके लिए भी आसानी हो। तो ये कौन है जो सख्त फ़ैसले भी करवा रहा है और वो कह रहे हैं हम मुल्क के लिए सब कुछ कर रहे हैं? मुदस्सिर सही है कहना कि जैसे अगर एक अनाड़ी या नालायक या कम फहम या कम अकल कोई डॉक्टर हो और वो किसी मरीज के ऊपर मुख्तलिफ अद्वियात का तजुर्बा करना शुरू करते हैं, लेकिन मरीज की हालत वो जिसे कहते हैं कि मर्ज बढ़ता गया जू जू दवा की, और हालत मरीज के जिस्म के एक उज़्व को काटना पड़े और कुछ अरसे के बाद वो डॉक्टर कहे कि नहीं ये एक और उज़्व इसका काटना पड़ेगा, और फिर कुछ अरसे के बाद वो कहे कि नहीं इसका एक और उज़्व काटना पड़ेगा। तो ये समझ नहीं आ रही कि जिस तरह ये पॉलिसी हैं की, अरे तो हमें कोई आ रही है उसके कुछ इंडिकेटर्स खुद ये जो हुकूमत बता रही है, अगर आप वो देखें, इन्होंने कहा कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो मुस्लिम लीग नून को 18 अरब डॉलर छोड़ देगी। अब इनकी हुकूमत के बारे में कहा जा रहा है कि जब इनके 5 साल होंगे तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ये वो शायद 18-20 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुका होगा, जो कि अब 4 अरब डॉलर शायद अभी इस वक्त है। इसी तरह से जब ये हुकूमत तो उन्होंने कहा कि डेट है, गर्दिशी कर्जे, वो को 1200 के करीब गई, तो इनके दौर में वो गर्दिशी कर्जे 1200 अरब से बढ़ के 2500 अरब के करीब पहुंच गए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो मर्ज बढ़ता गया जू जू दवा की, ये जैसे जैसे ये दवा कर रहे हैं वैसे वैसे मरीज का कोई उज़्व काटता, बीमारी जो है वो मजीद बिगड़ती चली जा रही है। इसी तरह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इमरान खान साहब कहते थे कि जी, और इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान अपने दौरे हाजिर के तमाम सियासतदानों में से सबसे ज़बरदस्त ब्रांडिंग के हामिल सियासतदान है। यानी दुनिया में अगर नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी बामुकाबला इमरान खान की ब्रांडिंग हो, तो जो इमरान खान की ब्रांडिंग है, ये परसेप्शन है, वो बहुत बेहतर थी, बहुत मुनासिब थी। तवक्कुल ये की जा रही थी कि नाम के ऊपर ही दुनिया से बहुत सारे पाकिस्तानी या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, बड़े बड़े जायंट्स हैं, वो पाकिस्तान में अरबों डॉलर लेकर आएंगे, कहेंगे जी बताएं कहाँ लगाना है, लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ सकती है। इस सिर्फ एक रेमिटेंस है, उसकी बुनियाद पर आप मुल्क को चला रहे हैं। फिर जो एक्सपोर्ट्स हैं आपके, उन एक्सपोर्ट्स के अंदर भी कोई 20-25 अरब डॉलर का कोई खास इजाफा हमें ना हुआ है, ना अगले 1.5 साल में। एक्सपोर्ट्स 2017 से 18 में थी, 2023 तक उन एक्सपोर्ट्स के अंदर 15-20 अरब डॉलर का इजाफा हो चुका होगा, वो भी उस तरह से नहीं हो रहा। कुछ एक्सपोर्ट्स जो बढ़ी पिछले दिनों में, वो उसकी वजह भी, जो हम तो खैर स्टूडेंट्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, शायद साहब जैसे, वो ये है कि उसमें कोविड की वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स में कुछ इजाफा जरूर हुआ था। कुछ खास हमारी ऐसी प्रोडक्शन थी जिसकी बाहर डिमांड थी, तो क्योंकि बाहर दुनिया में इंडस्ट्रीज बंद थी, पाकिस्तान में चलना शुरू हो गई, तो शायद उस वजह से एक्सपोर्ट बेहतर हुई। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो 4-5 मईशत की बेहतरी के जो आशारिये हैं, बेहतर होता हुआ नजर नहीं आया। खातिर खां इस तरह दावा कर सकते हैं कि हमने 3.25 साल में मईशत की गाड़ी जो है उसको ट्रैक पर डाल दिया, उसको पटरी पर चढ़ा दिया। अभी आप देखें, जो आजम समाती साहब ने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है ऑन रेलवेज, उसमें जो स्टेटमेंट दी कि 2 अरब रुपए हमें सालाना बिजली चोरी का सामना है रेलवे में, अब ये किसने रोकनी है? अब रेलवे की मिनिस्ट्री किसके पास है? क्या नून लीग के पास है, पीपल्स पार्टी के पास, पीटीआई के पास है? और उससे बड़ी शर्मनाक बात आजम समाती साहब ने ये कही कि ये जो चोरी हो रही है 2 अरब रुपए की बिजली की, ये वापदा की मदद से हो रही है।
तो वापडा किसके पास है? क्या मौलाना फजल रहमान के पास है वापडा? एएनपी के पास है या आफ्ताब शेर के पास है? किस मिनिस्ट्री भी इमरान खान साहब के पास है? तो बहुत सारे बातें हैं जो ये किए जा रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं। माजी की हुकूमतों वो बहुत गंदी हुकूमतें थी भाई, बहुत बुरी हुकूमतें थी, हम तस्लीम करते हैं उस बात को। अब आप सुबह से लेकर रात तक हमें बार बार यही फकी देते रहेंगे कि भाई वो बहुत बुरे थे, बहुत खबीस थे, फलाने थे, उससे कोई फायदा इतना हासिल बहस है। वो एक एस्टैब्लिश फैक्ट हो चुका है कि वो इस मुल्क को नहीं चला पा रहे थे, इसीलिए तो आपको कौम ने मौका दिया। अब आप आने के बाद भी अगर यही कहते रहेंगे कि भाई वो बहुत बुरे थे, वो बहुत बुरे, भाई वो बुरे थे तो आपने तो अच्छा बन के दिखाना था, आपकी अपनी अच्छा है मेरा ख्याल है उसमें। लेकिन अमीर अब्बास वो भी ये तो ये कह रहे हैं ना कि 30 साल का जो एक गंद है वो 3 साल में कैसे ठीक होगा। वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं, इतने बड़े कर्जों का बोझ था, वो कह रहे हैं हम कर्जों के बोझ को उतार रहे हैं, कोई सिस्टम पहले नहीं था, हम उस सिस्टम को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो ये हुकूमत तो ये कह रही है ना 40 अरब डॉलर्स कर्ज लिया ये हुकूमत, 40 अरब डॉलर्स। ये कर्ज उतारने के लिए कर्ज लिया जा रहा था, तो कर्ज कब होना था ना, 95 अरब डॉलर। ये मैं पहले की 5 महीने पहले की अपडेट दे रहा हूँ। इस हुकूमत ने जब इक़्तिदार संभाला तो मुल्क का कर्जा था 95 अरब डॉलर। आज से 4 या 5 माह के से पहले मुल्क का कर्जा हो चुका हुआ था 115 अरब डॉलर। यानी इमरान खान साहब के दौर में आज से 4-5 माह पहले तक 20 अरब डॉलर कर्ज का इजाफा हुआ है। यार ये किसको उल्लू का पट्टा बना रहे हैं, किसको स्टूपिड बना रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अपने आप को अमीर अब्बास ये इस पे मैं मजीद इस पे बात करते हैं बस मैं सही बिल्कुल। अच्छा, इस पे बात करते हैं। शकील बेग साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स से। बहुत शुक्रिया शकील बेग साहब आपके वक्त का। एक जानिब तो हुकूमत का बजट बढ़ रहा है, ये वो उससे पहले छोटे बजट हैं। आप देखें पिछले तकरीबन को 8-9 माह में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं नज़र आता, चाहे वफाकी हुकूमतें हों, सूबाई हुकूमतें हों, कि कंज्यूमर के लिए क्या है। यहाँ कुछ और रेट निकला है, आगे कुछ और गया है, मंडी के बाद मार्केट में आया, कुछ और चीज़ें चल रही हैं। कंज्यूमर जो है वो तो परेशान है कि है क्या। हुकूमत दावा करती है जी चेक एंड बैलेंस जो है वो नीचे, वो वहाँ नहीं हो रहा। जो एक आम आदमी मैं किसान की बात कर लेते हैं, किसान से निकलने वाली जो गंदम है वो कुछ रेट पे है, सब्ज़ी कुछ रेट पे है, वो जो मुझ तक पहुंचती, आप तक पहुंचती, उस पर रेट ही कुछ और है। तो ये हुकूमत आप समझते हैं कि इस चीज़ में भी नाकाम हुई है, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, कि वो कंज्यूमर के लिए मज़ीद मुश्किलात ही पैदा कर रही है सिवाय आसानी पैदा करने। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, आपने बिल्कुल बजट फरमाया। और जहाँ तक बजट की बात है तो आपको इस चीज का भी अंदाजा होगा कि हमारे यहाँ तो बजट जो आवाम के लिए खासकर होता है वो तो हर 15 दिन बाद, और बाज़ ऐसा भी होता है कि महीने में रहता है वो पेट्रोल की शक्ल में आता है। और अभी वज़ीर आज़म साहब ने चंद दिन पहले कौम से खिताब फरमाया तो उसमें भी उन्होंने कह दिया कि आप तैयार हो जाए, पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ाई जा रही है। तो बजट तो अपनी जगह जो हो रहा है, लेकिन कंट्रोल भी उस कंट्रोल ना होने की वजह से आसमान पर बातें। शकील बेग साहब से दोबारा से रब्ता करते हैं, उनकी आवाज़ जो है वो नहीं है। मैं शायद हसन सिद्दीकी साहब सर अभी जो बेग साहब बात कर रहे हैं पेट्रोल की है, पेट्रोलियम लेवी सर उन्होंने कहा है कि अब वो हर महीने में 4 रुपये उसका इजाफा किया जाएगा। जो सेल्स टैक्स की छूट थी वो भी अब ख़त्म की जाएगी। और फिर बिजली की कीमतों में ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम तो इस वक्त बिजली भी जो है वो बना रहे हैं और वो भी पेट्रोल से बन रही है, ऑयल से बन रही है। तो दूसरा ये है कि ये जब पेट्रोलियम में इजाफा होगा तो सर एक तो इम्पोर्ट बढ़ जाएगी ऑब्वियसली जो चीज़ें, फिर दूसरा ये है कि आवाम पर डायरेक्टली 4 रुपये हर महीने के हिसाब से अगर लेवी में इजाफा हो रहा है तो फिर तो महंगाई को कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। देखिए हुकूमत को ये पता है कि अब कम से कम जून तक वो महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, बल्कि बढ़ती चली जाएगी। मगर पेट्रोलियम लेवी की सिचुएशन तो थोड़ी मुख्तलिफ है। अगर आपको याद हो कि जो बजट मंजूर हुआ था उसमें बनते थे 610 अरब रुपए हमने रखा था पेट्रोलियम लेवी, जिसे मैं भत्ता कहता हूँ, तो वो तो बजट अप्रूव्ड था। IMF ने सिर्फ ये कहा कि ये जो 610 अरब रुपए आपने रखा है ये 50 अरब महाना बनता है, आप उसको लेना शुरू कर दें। तो उसमें तो इनके पास कोई चॉइस था नहीं। अगर कोई चॉइस था तो ये कहते कि जी हम टैक्सेस की चोरी रोकते हैं और इस भत्ते को नहीं लेंगे। लेकिन जब आपने बजट अप्रूव कर लिया तो वो तो इनको करना पड़ेगा। और जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका रुपी इक्विवेलेंट भी हमारा बढ़ जाता है।
एक और ख़राबी ये हुई कि मई से अब तक 26 रुपया एक डॉलर के ऊपर गिरा है, जिसका पिछली हुकूमत से कोई ताल्लुक इसलिए नहीं है कि वो तो शुरू में जो इम्पैक्ट होना था तो वो हो गया। मई से अब तक जो है 26 रुपये गिरा, जिसको दुनिया अब ये तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान की जो करेंसी है वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग इन द वर्ल्ड टुडे। तो अगर हम ये कर रहे हैं तो जो भी इंपोर्ट आपकी बड़े पैमाने पर होगी, जिसमें पेट्रोल भी शामिल है, उसके रुपये इक्विवेलेंट बढ़ेगा तो उसमें डीलर्स कमीशन, बहुत सी ड्यूटीज़ भी बढ़ जाएंगी। और जिस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ेंगी तो दालें, सब्जियां, गोश्त, ट्रांसपोर्ट के किराए सारे बढ़ते चले जाएंगे। और अभी तो आपको पता है कि शरह सूद में मज़ीद इजाफा होना है और वो करना पड़ेगा इसलिए कि आपकी अफरात ज़र ज़्यादा है और मनफी शरह सूद चल रही है। तो बेसिकली जो नुक्ता इमर्ज हो रहा है, जो अमीर अब्बास साहब ने कहा था, अगर मैं उसको हाईलाइट करूं कि सिवाय तरसीलात के तमाम आशारिये ख़राब हैं 2018 से। अगर वो ख़राब हैं तो फिर अगर वो दिवालिया था तो फिर आज क्या है, ये तो सवाल हमें जवाब देना पड़ेगा। इसलिए कि टैक्स GDP रेशो आपका गिर गया। जो बैरूनी सरमायाकारी 2018 में आई थी, 2019 में उससे कम आई, 2020 में उससे कम आई, 2021 में उससे कम आई और 2022 में भी कमा रही है। तो ये कौन सा कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट कर रहा है? टैक्स GDP रेशो गिर गया। अफरात ज़र जो 4.6% इनको विरसे में मिला था, इस वक्त ये 11.5 है। और जो बैरूनी कर्ज़ों की बात हो रही है जिसका ताल्लुक सलामती से है, तो जितने बैरूनी कर्ज़े पिछली हुकूमत के दौर में 5 साल में बढ़े थे, तकरीबन उतने 3.5 साल में इनके बढ़ गए हैं। इसलिए कि इनके बढ़े हैं। अब लेटेस्ट जो फिगर है कर्ज़े और जिम्मेदारियाँ, वो हैं $32 बिलियन 3 साल 3 महीने में, और पिछली हुकूमत के 5 सालों में $35 बिलियन थे। तो ये जो बढ़े हैं ये तो पाकिस्तान की तारीख के हाईएस्ट हैं। तो इसमें तो बात हुई थी कि हम तहकीकात करेंगे कि हुआ क्या है, तो फिर तो ये बड़ा केस बनता है कि ये जो पैसा था $86 अरब की रेमिटेंसेज आई हैं, जो कि मैंने कहा है, लेकिन वो आई हैं 111.4 इनकम और $32 अरब के आपके कर्ज़े बढ़ गए। बढ़ने का मतलब ये है कि जो आपने कर्ज़े वापस किए उसके बाद ये इजाफा हुआ है। यानी अगर आपने 50 बिलियन वापस किए तो आपने 75 बिलियन लिए हैं। तो 86 बिलियन डॉलर की तरसीलात और $32 अरब के कर्ज़े और जिम्मेदारियाँ, ये पैसा कहाँ है? क्या फ्लाइट ऑफ कैपिटल नहीं हो रहा है बड़े पैमाने पर? ये जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल हुआ है ये हर चीज़ को खा गया। और जो रेमिटेंसेज आई हैं उसका बड़ा हिस्सा ही बाहर चला गया है, क्योंकि वो कारकुनों की तरसीलात के नाम पर है। और ये तरसीलात बड़े अमाउंट्स की हैं जो कारकुनों की नहीं है। तो ये तो 111.4 के तहत था। हुंडी से पैसा गया, आया, वाइट हो गया, टैक्सों में नुकसान हुआ और ये बाहर चला गया। तो सिवाय रेमिटेंसेस के तमाम आशारिये आज 2018 के मुकाबले में ख़राब हैं। तो अगर इस हकीकत को हम तस्लीम कर लें कि हमारी जो है FDI भी गिरा, शरह नमू जो है हमारी गिरी, हमारा अफरात ज़र दुगना हो गया और हमारी जो है टैक्स GDP रेशो गिर गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस की रेशो बढ़ गई, और तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर परफॉर्मेंस कहाँ पर है? अगर आपने रोशल डिजिटल अकाउंट्स में $2.5 अरब लेके आए हैं तो वो तो आप 6.5% और 7% कर्जे पर लेके आ रहे हैं, जिसका जो है आगे एक बहुत बड़ा स्कैंडल ये बनेगा कि जनाब इनको वापस कैसे किया जाए। हमारे जो रिजर्व्स हैं वो तो आपको पता है नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स इस वक्त माइनस में हैं। ये कर्जे लेके जो रिजर्व्स बढ़ाए जा रहे हैं महंगी शरह सूद पर, इसकी कॉस्ट किसी को तो देनी पड़ेगी। और आपको हैरान होंगे कि तालीम का जो बजट है टैक्स GDP के रेशो से वो 2018 से नीचे चला गया। तरक्याती अखराजात नीचे चले गए जिसमें आप कटौती कर रहे हैं। तो इस वक्त तो जो हमारे मेंबरान पार्लियामेंट हैं उनका भी एक इम्तहान है कि वो हुकूमत से ये बात तो करें कि भाई ये जो खराबियाँ आई हैं तो इसमें मईशत में कहाँ गलतियाँ की? क्या ये अशराफिया की मईशत नहीं बना दी? क्या ये बैसाखी की मईशत नहीं बना दी? क्या ये लीपा पोती की मईशत नहीं बना दी? और फिर गलत आदत शुमार। जब आप ये कहते हैं कि जी हमारे यहाँ खित्ते में, सारी दुनिया में महंगाई है तो हमारे यहाँ भी है, तो क्या हुकूमत को ये पता नहीं है? स्टेट बैंक की रिपोर्ट में लिखा है कि भारत में जो अफरात महंगाई है वो 4.5% थी अक्टूबर में और हमारी 9.2 थी। यानी खित्ते में हमारी शरह नमू कम है और महंगाई ज़्यादा है और तमाम आशारिये ख़राब हैं। तो मैं तो बिल्कुल ये चीज़ हूँ कि अगर मईशत को रीस्ट्रक्चर नहीं करते, और इमरान खान साहब ने जो 100 दिन के अंदर कहा था कि इक़्तिदार में आने के 100 दिन के अंदर हम अदल पर इंसाफ पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी नाफिज कर देंगे, तालीम और सेहत की मद में GDP का 7.6% होगा, उसका आधा भी नहीं हुआ। प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन मार्केट पे लानी थी वो भी नहीं की।
कई हज़ार अरब रुपया प्रॉपर्टी का मैं लगा हुआ है जाली चोरी का पैसा, उसको आपने एमनेस्टी दे दी। तो ये सारे बुनियादी सवालात हैं कि खुदा ना खास्ता ये तो हमारी सलामती के लिए ख़तरात हैं। और मैं दोबारा कहूँगा कि हर मेंबरान पार्लियामेंट को ये सोचना पड़ेगा कि ये जो हमारी माशी पॉलिसी है एक्सप्लॉयटेटिव, उसके बाद इस बात का कहना कि जी हम सलामती की पॉलिसी ला रहे हैं, तो वो तो सलामती पॉलिसी का तो बराह रास्त ताल्लुक मईशत की मजबूती से है। जब आप कर्जे लेते हैं तो फिर आपकी सलामती तो ख़त्म हो जाती है। अगर आप सलाला का वाक़ा याद रखें जिसमें कि हमारी अफवाज पाकिस्तान ने कहा था कि वो साजिश के तहत हमारी फ़ौज पर गोली चलाई गई, उस पर आपने माफ़ कर दिया और ये कहा कि जी हमें पैसे की ज़रूरत है वरना हमारा बजट नहीं बनेगा। हमने एबटाबाद ऑपरेशन को भी किया। तो सवाल तो सिर्फ ये है कि अगर आप रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, नहीं करते, खुद इंसारी की तरफ नहीं जाते, कर्ज़ों पर इन्हिसार करते हैं, रेमिटेंसेस पर इन्हिसार करते हैं, मुल्की वसाइल नहीं बढ़ाते, तो कौन सी सलामती की बात कर रहे हैं? ये तो हमारी जो इज्तिमाई दानिश है आर्मी की भी और सिविल लीडरशिप की, उन सबको फिर सोचना पड़ेगा कि सलामती के तकाजे क्या हैं। ये हसन शायद ये देख रहे हैं कि अब ये आ क्यों नहीं पा रहे, क्या वजूहात क्या हैं? सिर्फ इनकॉम्पिटेंस है या कुछ मामला और है? इस पर मजीद बात करते हैं, लेकिन इस वक्त चल रहे मिनी बजट के हवाले से शकील बेग साहब से दोबारा से हमारा रब्ता हुआ है। बेग साहब चाहूँगा मैं बात मुकम्मल कीजिए कि इस वक्त कंज्यूमर को तो ना फ़ायदा हो रहा है मार्केट से, ना हुकूमत से, कहीं से, तो कंज्यूमर कहाँ जाए सर? जी ऐसा ही है, बल्कि बैसियत से चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स हम खुद इस वक्त इस तरह नाचार से हो गए हैं कि कुछ समझ नहीं आ रही कि हम किसका सर फाड़े और अपना सर कितनी मरतबा फाड़े। महीने में 2 से 3 मरतबा तो ऐसे हालात हो जाते हैं कि लोग खुद परेशान हैं। अभी जैसे मोहतरम सदीकी साहब फरमा रहे थे, अशारियों की बात कर रहे थे, तो यकीन करें ये आम आवाम को समझ नहीं आती। आवाम को ये समझ आता है कि मैं जब आटा खरीदने जाता हूँ तो हर मरतबा 5 रुपए 10 रुपए पर किलो के ऊपर बढ़े हुए होते हैं, और जब मैं दूध खरीदने जाता हूँ और होते हैं, मिलता किसी और रेट पे। तो आम सारिफ जो है ना वो तो इस वक्त इतना परेशान है, और इसका देखिए इम्पैक्ट ये समझ नहीं रहे कि जब आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली हर चीज महंगी हो जाएगी, चाहे वो टमाटर की बात कर लें, चाहे हम आटे की बात कर लें, चाहे हम घी की बात कर लें। अब आप सोचें इस वक्त खाने पीने का जो घी है, आपने अगर 30% लोगों को रिलीफ भी दे रहे हैं तो वो किस तरह का रिलीफ मिल रहा है? वो तो मजाक किया जा रहा है आवाम के साथ। और मैं समझता हूँ ये बिल्कुल भोंडा मजाक है कि आपने मिसाल के आपकी फैमिली के अगर आप मुझे बताएं कहाँ से कोई 1000 रुपए के अंदर कौन सी चीज मिल सकती है? नहीं मिल सकती। ये इस वक्त जो सिचुएशन है वो सिचुएशन हो गई जब इमरान खान साहब बिजली के बिल पकड़ के ये कहते थे कि ये यूनिट नीचे होना चाहिए। 4 रुपए कुछ पैसे अभी रिसेंटली बढ़ा दिए फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर। सेकेंडली आपने हम बताएं कि अब हम किससे कहें कि आप तो खड़े होकर कहते थे कि जनाब महंगाई होगी तो हम इसको कंट्रोल करेंगे। अब हम किसके पास जाएं, हम किसका दरवाजा बजाएं? क्योंकि इमरान खान साहब से लोगों ने उम्मीद लगाई थी, हमने उम्मीद रखी थी कि ये शायद चीजों को ठीक करेंगे, बजाय ठीक होने के आना था। उससे पहले तो ये हो रहा था कि बराज सही साहब फरमा रहे थे कि 200 अरब जो है डॉलर पाकिस्तान इंशाल्लाह तो फौरी तौर पे हम लेकर आ रहे हैं। ना वो आया ना कुछ और हुआ। महंगाई का इतनी स्पीडली बढ़ रही है कि मैं 2010 से वैसे तो चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतनी तेजी से महंगाई बढ़ते हुए नहीं देखी, और कंट्रोल नहीं हो रही, ना नीचे आने का। अच्छा, एक और लड़ाई चल रही है सूबों से, सूबा जो है वो कंट्रोल नहीं करना है, कैसे करूं? ये फेडरल से चीजें आ रही हैं। अब इसमें एक और आंसर जो पाया जा रहा है वो है स्मगलिंग। इस वक्त बेइंतहा स्मगलिंग अफगानिस्तान चीजें जा रही हैं। अब उसकी वजह से आप कंट्रोल, आपको बेसिकली खाली कीमतों पर कंट्रोल नहीं करना, आपको इन चीजों को कंट्रोल करना है ताकि जो निकल कर आराम से गंदम आपकी जा रही है, आपका चीनी यहाँ से जा रही है, घी आपका जा रहा है, और इससे नुकसान क्या हो रहा है? जो यहाँ का पाकिस्तानी आम शहरी है वो बेचारे को उस कीमत पर चीज नहीं मिलती जिस पे होनी चाहिए। तो ना उस तरफ तवज्जो दी जा रही है जो कि इंतजामिया का काम है देना, ना कीमतों को कंट्रोल किया जा रहा है। और अभी मैंने जैसे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक बड़े बात कर दी कि जनाब अभी पेट्रोल की कीमत और बढ़ने जा रही है, और खुदा जानता है कितनी, लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि 10 से 12 रुपए मजीद बढ़ाए जा रहे हैं। अगर 10 से 12 रुपए बढ़ाए जाएंगे तो, और फिर ये कहा जाएगा कि इतने का है, तो इंडिया में तो बहुत सारी चीजें सस्ती भी हैं, तो फिर क्या हम उसके बारे में बताना शुरू कर दें? क्या हम ये तो ना कहें ना कि फलानी जगह ये चीज इतनी की है? तो भाई आप ये देखें कि आप इस मुल्क में सार्फिन को किस तरीके से चीजें सस्ती करके दे सकते हैं। कहीं भी कोई भी काम नहीं हो रहा, ना MNA साहिबान काम
काम कर रहे हैं, ना एमपीए साहिबान काम कर रहे हैं। नुकसान दी एंड यूजर बेचारे का हो रहा है। बिल्कुल ये है, लेकिन तरह से हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन शकील बेग साहब एक मामला यहाँ ये है कि हुकूमत काम के भी दावा करे। सैयद अमीर अब्बास साहब, बैंक से बात हो रही है तो बैंक का पिछले 2 साल में उनका जो मुनाफा है, जो उनका काम है, जो उनका बिजनेस है, वो बेहतर हुआ है। एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री में सीमेंट में बात कर लेते हैं हम, टेक्सटाइल के अंदर बात कर लेते हैं हम, फार्मास्यूटिकल में बात कर लेते हैं, उन्होंने नए यूनिट्स लगा दिए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बात करते हैं, रियल स्टेट में बात करते हैं, तो बिजली वहाँ पर इतना ज़्यादा बिजनेस जो है वो यहाँ पर आया है। फिर उसके बाद हुकूमत ने कहती है कि कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत हम लोगों को कर्जा दे रहे हैं, ख़ुद मुख्तार कर रहे हैं। हम नया पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के तहत लोगों को जो ज़िंदगी में घर नहीं बना सकते थे उनके लिए आसानी कर दी है, क्योंकि कानून बना दिया गया। और उसके बाद अब पिछले दिनों आपने प्रोग्राम भी देखा कि उन्होंने दावा किया कि इस वक्त जो है वो 359 अरब रुपए के कर्ज़ों की दरख्वास्तें आ चुकी हैं, 112 अरब रुपए कर्ज़ों की मंजूरी हो चुकी है। अब ये वो कह रहे हैं हुकूमत यहाँ काम हो रही है। किसानों के हवाले से, आप किसानों के बड़े करीब से आप देखते हैं, कामयाब किसान प्रोग्राम वो कह रहे हैं ला रहे हैं। खाद के हवाले से पहले सब्सिडी जो दी जाती थी किसानों को नहीं पहुँचती थी, हुकूमत कहती है टारगेटेड सब्सिडी अब कर रहे हैं। हम वहाँ बात करते हैं, वो कहते हैं कि एहसास प्रोग्राम के तहत लोगों को कैश तक अब जो है वो किराने की दुकानों तक और लोगों की जिस तरह से मदद की है, हुकूमत कहती है ये काम भी तो सब किया, और वो भी इतने मुश्किल कोविड के 1.5 साल के दौरान में। तो हुकूमत को कहीं क्रेडिट तो देना आप। देखिए, दो तरह के मंसूबों का आपने, एक तो वो कि जो लॉन्च हो गए हैं और जिनके साथ कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचते हैं, जैसा कि घर बनाने के लिए कर्जे की सहूलत की, बैंक की जो शराइत है उनको आसान किया, ये अच्छा मनसूबा है, इसकी क्यों कोई बुराई करेगा, और मेरा ख्याल को इसकी बुराई कर भी नहीं रहा। इसी तरह से अगर एहसास प्रोग्राम है तो एहसास प्रोग्राम के बैनर तले बहुत सारे मनसूबे हैं, छोटे छोटे अच्छे मनसूबे हैं, उनकी क्यों कोई बुराई है उसमें कीड़े निकालेगा। जहाँ तक कुछ ऐसे मनसूबे हैं कि जो ये कह रहे हैं हम करें, जैसे आपने कहा कि हम किसानों को अभी एहसास कार्ड या जो भी प्रोग्राम का नाम है वो लॉन्च करें, जब करेंगे तो अंदाजा हो जाएगा कि उसके असरात क्या हैं या उसकी अफादियत कितनी हो रही है। देखिए, छोटे छोटे काम अगर आप अच्छे गिनवाना शुरू करें मुदस्सिर, तो ऐसा नहीं है कि वो माजी की हुकूमतें अच्छे काम नहीं करती। क्या नून लीग ने फिर 5 साल में कोई अच्छा काम नहीं किया? क्या पीपल्स पार्टी ने 2008 से अमीर अब्बास में कथा कलामी की माफी है, आपको रोकना चाहूँगा, आप बात मुकम्मल कीजिएगा। जो हुकूमत इतने बड़ा जो रिलीफ है वो दावा करती है कि वो आवाम को दिया जा रहा है, तो उस सूरत में भी बहरहाल उस पर बोझ है। जी अमीर अब्बास, मुकम्मल कीजिएगा। जी, मैं ये कह रहा था मुदस्सिर के यकीनन इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और कर भी रहे हैं, और उनको करना चाहिए, उनके ऊपर हमें कोई एतराज़ नहीं है। मेरा ये एतराज़ है कि आप उन कामों को जितना मैग्नीफाई करके दिखा रहे हैं, या आप उन कामों से ये जो तसव्वुर कायम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मुख्तलिफ हैं माजी के हुक्मरानों से, तो मुझे उस नुक्ते पर एक एतराज़। उसकी वजह यह है कि छोटे छोटे काम जो इन्होंने किए, इससे मिलते जुलते काम माजी के हुक्मरान भी करते रहे। देखिए ना, आज इस मुल्क के अंदर जितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं, क्या वो इमरान खान ने बनाई सारी की सारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी? आज इस मुल्क में जितने एयरपोर्ट्स हैं, जितनी शाहराएं हैं, मोटरवेज हैं, सब इमरान खान ने बनाया। इस मुल्क में जितने अस्पताल हैं, अच्छे बुरे सरकारी अस्पताल, कारबंद हैं, नकारे जो भी हैं, क्या वो सारे इमरान खान ने बनाए? इस मुल्क के अंदर जो नए शहर अगर आबाद हुए या फैले या फले फूले, तो क्या वो सारे इमरान खान ने? नहीं, माजी की हुकूमतों के छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन है ना। एक हुकूमत 10 काम शुरू करती है, 5 मुकम्मल कर पाती है, 5 पूरे रह जाते हैं, फिर अगली हुकूमत आती है, वो 15 शुरू करती है। तो आज हम 1947 से लेकर जहाँ आज हम 2021 में खड़े हैं, तो इस मुल्क में बहुत अच्छा काम भी हुआ है ना। तो अगर इमरान खान अपने अच्छे कामों से ये तासुर देते हैं कि भाई ये जो मेरे काम है ये मुझे मुनफरिद करते हैं, तो फिर इस तरह के काम तो माजी में होते चले आए। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो इनफरादियत है वो इन कामों से नहीं बनती। इनफरादियत इमरान खान साहब की बनती है, जिसका उनको क्रेडिट दिया जा सकता था, जो वो नहीं अब उनको मिल सकता, वो थी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। पाकिस्तान के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो तो चल रही है। हर साल कुछ ना कुछ इस मुल्क में सड़कें तोड़ फोड़, स्कूल, अस्पताल, फ्लाईओवर चल रहा है काम। तो क्या फिर हमें खुश होना चाहिए था इस मुल्क? फिर मसला क्या था इस मुल्क? तकलीफ क्या थी? फिर 2018 में क्यों इमरान खान की माला जती गई?
तो क्यों एक तरीके इंसाफ के नाम की एक जमात वजूद में आई? अगर उसने आके यही काम करने थे, मिलते जुलते काम करने थे जो माजी में होते चले आ रहे थे, तो फिर हमें नून लीग भी गवारा थी, फिर हमें पीपल्स पार्टी भी गवारा थी। क्या मुस्तफा कमाल ने कराची में काम नहीं किया था बतौर एमपीएम के मेयर के तौर पर? फिर हमें एमपीएम भी काबिल तो मसला ये था कि वो जो जमातें थी वो इस मुल्क के निजाम को नहीं बदल रही थी, वो इस मुल्क के स्टेटस को तब्दील नहीं कर रही, वो इस मुल्क का जो स्टेट्स क्राफ्ट है उसको तब्दील नहीं कर रही। उसलिए इमरान खान को लाया गया था। वो काम आपने छोड़ दिया और आपने और इधर उधर की फजूलियात से काम शुरू कर दिया कि हमने ये भी कर दिया वो भी कर दिया, और ठीक है वो कर दिया आपने, लेकिन इस काम के लिए आपको लाया नहीं गया था, आपको किसी और काम के लिए लोगों ने मैंडेट किया था, वोट किया था, वो काम आपने किया नहीं। तो फिर आपने और नवाज शरीफ ने, अच्छा इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इमरान खान को अपना तर्ज हुक्मरानी देखें और आप नवाज शरीफ का या आसिफ जरदारी का तर्ज हुक्मरानी देखें तो आपको तो बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। चले 19-20 का नहीं होगा, 18-20 का होगा, 17-20 का फर्क होगा। ऐसा नहीं है कि आज का तर्ज हुक्मरानी और माजी का कोई यकसर मुख्तलिफ है 180 के जाविये पे, ऐसा नहीं। आपको आज के मामलात के अंदर भी वो टिपिकल थर्ड वर्ल्ड पॉलिटिक्स नजर आती है, टिपिकल थर्ड वर्ल्ड पॉलिटिशियन नजर आता है आपको आज भी इमरान खान साहब की सूरत के अंदर। वो बातें आज भी बहुत खूबसूरत करते हैं, बहुत लच्छेदार गुफ्तगू करेंगे, बहुत जादुई और करिश्माती गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मामला यह है कि इस वक्त सिर्फ वो गुफ्तगू से लोगों का मसला हल नहीं हो पा रहा है। मैं वक्त की भी कम हो रहा है। मैं शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, दो चीज़ें, एक तो रिफॉर्म्स के हवाले से जिस तरह से अभी अमीर अब्बास ने बात की है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, सबसे बड़ी रिफॉर्म्स तो ये है कि जिसका वादा भी किया गया था अपने मंशूर में, वो है टैक्स की रिफॉर्म्स। आज भी आप अगर रिटायर्ड आदमी हैं तो आपके जो बचत है उसके ऊपर टैक्स सर पूरी तरह से आप दे रहे हैं। मैं तनख्वाहदार आदमी हूँ, मेरी पूरी की पूरी टैक्स जो है वो हर डायरेक्ट भी टैक्स दे रहा हूँ और इनडायरेक्ट भी टैक्स उसी तरह से पूरा दे रहा हूँ। लेकिन मसला ये है कि जिनसे टैक्स लेना है वहाँ नहीं है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। दूसरा सर, मैंने एक बड़ा अहम बात हो रही है इस वक्त, कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार इस वक्त मईशत को जो धचके और जो बुरी हालत की है वो पाकिस्तान में मॉनिटरी पॉलिसी यानी कि स्टेट बैंक के जो करता धरता बैठे हुए हैं उनकी वजह से हुई है। तो ये दोनों वजूहात आप समझते हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ना होने की क्या वजह है? और दूसरा, क्या जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा हम कहेंगे कि मॉनिटरी पॉलिसी बनाने वालों की है? जी देखिए, पहले तो टैक्सों की जो पॉलिसी है, तो जब तक एक सही पॉलिसी नहीं बनती हमारी मईशत जो है ना कभी ठीक हो नहीं सकती। अगर कोई ये दावा करता है तो वो कौम को धोखा देता है। इसलिए कि बुनियादी चीज़ यही है कि आप तकरीबन 6,000 अरब रुपया सालाना कम वसूल कर रहे हैं, मगर ये जो कम वसूली है ये इनकम टैक्स की मद में है। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो पूरे वसूल हो रहे हैं, बल्कि उससे ज़्यादा हो रहे हैं। तो लेकिन वो जो पॉलिसी बनानी है उसके लिए इमरान खान साहब की काबीना तैयार नहीं है कि हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाए। उनके अपने जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं जिनको उन्होंने टिकट दिए थे वो तैयार नहीं है, और वो खुल्लम खुल्ला ये कहते हैं कि जो हुकूमत ये पॉलिसी बनाएगी कि मुनसिफाना टैक्सेशन पॉलिसी हो उसको गिरा दिया जाएगा। तो ये तो एक चीज़ ये है कि इमरान खान साहब ने जिनको टिकट दिए, जिनको कैबिनेट में लिया, वो वही लोग हैं उनमें से बहुत से जो माजी में इन इस्तेसाली पॉलिसियों की जिम्मेदार थे। चुनाचे मैं ये कहता हूँ कि अगर आप हर किस्म की आमदनी पे टैक्स नहीं लगाते, मईशत दस्तावेजी नहीं बनाते, तो मईशत ठीक करने के दावे बातिल हैं। नंबर एक तो इसमें किसी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए। यह है अशराफिया की मईशत। अभी जो फैसले हो रहे हैं अशराफिया के मुफाद में हो रहे हैं, चाहे कानून तोड़ना पड़े, और कानून तोड़ा जाता है खुल्लम खुल्ला। एक मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ कि जो हमारे शरह सूद की जब पॉलिसी आई तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कुछ सर्कुलर्स इशू किए कि जो खातेदारों को मुनाफा दिया जा रहा है उसकी शरह गिरा दी जाए, और 675 अरब रुपया कानून तोड़कर करोड़ों खातेदारों को कम दिया गया। जो कानून तोड़े गए हैं मैं बता देता हूँ, 26A4 बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस, 40A बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस और आइन की शिक 3, इनको तोड़कर आपने सस्ते शरूत पर कर्जे दिए सस्ती शरह पर, और करोड़ों लोगों का मुनाफा कम कर दिया। ये स्टेट बैंक ने किया। दूसरी चीज़ ये कि रुपए की कदर में जिस तरह कमी की गई और शरह सूद में कमी की गई, इसका दिफा मुमकिन नहीं है। और बजाय इसके कि आप, मैं अब भी समझता हूँ कि बजाय इसके कि आप स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी दें, पहले तो इनका एहतसाब होना चाहिए। मईशत के साथ खिलवाड़ हुआ। पहले शुरू में जो उन्होंने पॉलिसी बनाई उससे 6,000 अरब रुपए का नुकसान हुआ, रुपए की कदर और शरह सूद का। फिर मार्च से जून तक जो उन्होंने शरह सूद गिराया
उससे जो तबाही बर्बादी आई, जो मैंने आपको बताया कि डिस्काउंट रेट गिरा, रुपए की कदर गिर गई, तो ये तमाम तबाही आई, तो इनका ताल्लुक बड़ी हद तक इन पॉलिसियों से है। और मैं तो ये समझता हूँ कि जो न्यू ग्रेट गेम है अमेरिका का, उसमें हमने मावनत की है कि वो, और उसका एक सबूत ये मिला कि अगस्त में गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि हमारा जारी हिसाबात का खसारा जो है वो कोई 6 अरब डॉलर के करीब रहेगा। उस वक्त मैंने कहा था ये 12 से 14 अरब डॉलर जाएगा। ये तो अब इस वक्त 5.3% है। तो हमारे गवर्नर स्टेट बैंक ने जानबूझ के मईशत को जो खतरात थे उसको अंडर एस्टिमेट करके फिगर दी। एक दूसरा ये कि जो अब इक़दाम उठा रहे हैं नवंबर दिसंबर में, ये उनको उठाने चाहिए थे दिसंबर 2020 में, जब तजारती खसारा बढ़ना शुरू हुआ था। तो अगर इस्तेहसाल नहीं करते, और इन पॉलिसियों के नतीजे में मैं ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ कई हज़ार अरब रुपया हर साल गरीब और मुतवस्सित तबके से ताकतवर तबकों की तरफ मुंतकिल होता है। तो अगर ये कई हज़ार अरब रुपया आवाम से वापस ले रहे हैं और उसका 10-15% आपने उनको रिलीफ दे दिया, तो इसका मतलब क्या है? दूसरे हाथ से आपने कई गुना निकाल लिया। तो ये जो पॉलिसी हैं, मैंने बताया ना, अशराफिया की हैं। कानून तोड़ने में कोई शर्म नहीं है, नया कानून बनाने में कोई शर्म नहीं है। और जब तक आवाम को एजुकेट करके तैयार नहीं किया जाएगा कि वो आगे निकलें, सिर्फ ये कह देना कि जी मैं तो सिर्फ आटे का बढ़ता है तो मुझे तकलीफ़ होती है, काफ़ी नहीं है। अब उनको भी, आवाम को भी अपनी एक जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ेगी, वरना अशराफिया जो कुछ पाकिस्तान में कर रहे हैं, तो उसका एक सबूत तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी कह दिया कि जनाब अशराफिया ने पाकिस्तान के वसाइल पर कब्जा किया है, जिसकी वजह से हम अपने जो है आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते। तो ये बयान तो उस वक्त दिया जाता है जब आप अपोजिशन में हो। ये इख्तियार में आए हुए 2-3 महीने हुए हैं। आधी से ज़्यादा मुद्दत देने के बाद ये कहना इस बात का एतराफ़ है कि हुकूमत का खुद इनके साथ एक गठजोड़ है अशराफिया के साथ। और वो पार्लियामेंट में भी शामिल हैं, काबीना में भी शामिल हैं, सूबाई काबीना में भी शामिल हैं। अगर चीनी का स्कैंडल होता है तो दबा दिया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज में 11 अरब डॉलर गिरे हैं, उसको कोई नहीं पूछ रहा ये क्या हुआ है, रुपए की कदर क्यों गिरी, महंगाई 11.5 पे क्यों पहुंची, जबकि जनवरी में थी 5.7% इसी साल। तो एहतसाब का तस्वुर हमने ख़त्म कर दिया, कानून तोड़ने शुरू कर दिए, इस्तेहसाली पॉलिसियाँ बना दी। तो ये तो आवाम को एजुकेट करना पड़ेगा और ख़ुद एक इस चीज़ पर गौर करना पड़ेगा कि अगर कोई हुकूमत अपने जो मंशूर है उसके अहम नुकात से 100% इनराफ़ करती है, जैसे कि तहरीक इंसाफ ने 10 नुकाती हिकमत अमली से 100% इनराफ़ किया है, तो फिर वो मैंडेट बरकरार रहता है या नहीं, ये भी एक कानून साजी तो करनी पड़ेगी किसी वक्त के। फिर तो कोई मकसद नहीं रह जाता। यानी 2013 से 2018 तक मैं पूरी आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि जो तहरीक इंसाफ का मंशूर था सूबों के मुतालिक, उस पर उन्होंने अमल नहीं किया था। उसमें तालीम का बजट उन्होंने नहीं बढ़ाया था, सेहत का बजट नहीं बढ़ाया था, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन मार्केट रेट को पर नहीं की थी। हालांकि उस वक्त ये कहा गया था उनके मंशूर में कि जो प्रॉपर्टी अंडर वैल्यूड होगी हम उसको कौमी मिल्कियत में ले लेंगे और 7.6% मुख्तस करेंगे तालीम और सेहत में। उन्होंने वही किया। लेकिन वो तो तमाम की तमाम तर चीज़ें जो हैं मंशूर की, वो तो शायद हसन सिद्दीकी साहब कहीं गायब ही हो गई हैं, वो तो कहीं नज़र ही नहीं आई हैं। और एक कार्टेल है जिसकी बार बार बात करते हैं वज़ीर आज़म, लेकिन तकरीबन 3 साल 2.5 साल के अरसा गुजरने के बावजूद भी, 2.5 साल के बाद भी वो उन चीज़ों पर काबू नहीं पा सके हैं जिसकी बात उनकी जानिब से की गई थी। बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, शकील बेग साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, सईद अमीर अब्बास आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मुदस्सिर इकबाल को खुसूसी ट्रांसमिशन से इजाज़त दीजिए। कल फिर अब मिनी बजट आ रहा है और उसके लिए आप तैयार रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।